फ़क़ीह विलायत, इस्लामिक रेवोल्यूशन का कैटलिस्ट और शिया सुन्नी वर्ल्ड का गेम चेंजर। आज इस टॉपिक पर हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 1979 की जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन है, दुनिया ने देखा कि कैसे एक स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी ने एक कंट्री को पूरी तरीके से बदल करके रीजन में किस तरीके से उसने अपने इन्फ्लुएंस फैलाया, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेंट्रल पिलर था वो फ़क़ीह विलायत का कांसेप्ट था, एक रिवोल्यूशनरी गवर्नेंस मॉडल जिसने न सिर्फ ईरान की लीडरशिप को रिशेप किया है बल्कि एक न्यू एज, अगर इस्लामिक रिपब्लिक की बात की जाए तो उसकी फाउंडेशन रखी है, बुनियाद रखी है। शिया इस्लाम में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली जो बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग जो इमामत है वो डिवाइन अथॉरिटी है जो स्पेसिफिक इमाम्स को डेजिग्नेट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मॉडल 12th इमाम के अकल्टेशन में जाने के बाद, गायब होने के बाद, यानी इमाम मेहदी के गायब होने के बाद एक प्रैक्टिकल गवर्नेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाया। और इमामत की इस लिमिटेशन के चलते रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप का जो सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क होना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं था। इसी वैक्यूम में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने फ़क़ीह विलायत कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसने क्वालिफाइड रिलीजियस स्कॉलर्स को पॉलिटिकल अथॉरिटी देने का एक फ्रेमवर्क डेवलप किया और इसने एक ऐसे लीडर का मॉडल इस्टेब्लिश किया जो न सिर्फ रिलीजियस गाइडेंस दे सकता है बल्कि पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ सोसाइटी को गाइड कर सकता है, और वो सुप्रीम लीडर कहलाता है ख़ुमैनी, आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी। वो 1924 में ऑटोमन कैलिफेट के बाद कोलैप्स होने के बाद सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड में एक सेंट्रल इस्लामिक गवर्नेंस का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ वो अभी तक भर नहीं पाया है। सुन्नी स्टेट से इस वाइड को फिल करने के लिए अलग अलग मॉडल्स अपनाए, जिनमें मोनार्कीज हैं, डेमोक्रेसीज कहीं कहीं अपनाई गई, अथॉरिटेरियन रूल्स को अडॉप्ट किया गया, लेकिन इस्लामिक यूनिटी और सेंट्रलाइज रिलीजियस अथॉरिटी की जो कमी थी वो आज भी महसूस की जा रही है। और इस वैक्यूम में शिया वर्ल्ड ने आयतुल्लाह ख़ुमैनी के लीडरशिप में फ़क़ीह विलायत का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करता है। शिया कम्युनिटी के लिए सिर्फ ये एक गवर्नेंस का सिस्टम भर ही नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल पावर हाउस है, जिसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, इस्लामिक वर्ल्ड को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, आउटलुक दिया है। और फ़क़ीह विलायत सिर्फ एक लीडरशिप प्रिंसिपल भर आप इसे माने ये गलती होगी। ये इस्लामिक जो ईरान की रिवोल्यूशन है उसका डिवाइन फोर्स बना, वो चेंज लेकर के आया। इसने एक सुप्रीम लीडर का सिस्टम स्टैब्लिश किया जिसे आज आप महसूस कर रहे हैं, जो कंप्लीट रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी रखता है और शरिया वैल्यूज के अकॉर्डिंग गवर्नेंस करता है। इस मॉडल ने ईरान की जो ट्रेडिशनल मोनार्की थी उसको रिप्लेस कर दिया और वहां एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम आया जो रिलीजियस वैल्यूज और स्टेट अथॉरिटी का ब्लेंड आप कह सकते हैं। इस नए स्ट्रक्चर ने न सिर्फ केवल ईरान में स्टेबिलिटी लाई है बल्कि उसे एक यूनिक इस्लामिक आइडेंटिटी दी है और वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद ईरान सिर्फ एक नेशन स्टेट भर नहीं रह गया है बल्कि एक रीजनल पावर के साथ साथ इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ़क़ीह विलायत ने न सिर्फ इंटरनल स्टेबिलिटी दी है बल्कि उसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का भी जरिया बनाया है। हिजबुल्लाह, हुतीस और इसी तरह से इराक के जो मिलिशियाज हैं वो उन सब के साथ अलायंस करके ईरान ने शिया डोमिनेंस को मिडिल ईस्ट में इस्टेब्लिश कर दिया है, जो सुन्नी मोनार्कीज और वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए एक मेजर चैलेंज बन करके भी सामने आया है, क्योंकि जो मोनार्कीज हैं उनके इंटरेस्ट वेस्ट के साथ है। ईरान के इस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ने इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट जैसी जो पावर्स हैं जो मिडिल ईस्ट के चेंजिंग डायनेमिक्स पर रीथिंक करने के लिए अब मजबूर हो रही हैं और ईरान के इन्फ्लुएंस का कैसे मुकाबला किया जाए। अब इजराइल ने भी अपने को रीजनल पावर के तौर पर रीडिफाइन करने के लिए काफी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहा है और इसीलिए वो अब्राहम अकॉर्ड के जरिए से अरब वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव करना चाहता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो एक फॉर्मिडल पावर के रूप में स्टैब्लिश होने के बाद भी इजराइल अब एक वल्नरेबल स्टेट के तौर पर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे का रीजन जो है वो है कॉन्सेप्ट फ़क़ीह विलायत का। इसी ने एक मेजर प्लेयर के तौर पर ईरान को उभारा है। इजराइल और ईरान के बीच जो स्ट्रेटजिकल और आइडियोलॉजिकल राइवलरीज है उसने मिडिल ईस्ट को एक नया बैटल ग्राउंड बना दिया है, जिसमें सुन्नी वर्ल्ड का लीडरशिप वैक्यूम में है और अब ये वैक्यूम और भी प्रोमिनेंट तौर पर हमको दिखाई पड़ रहा है, जहां सुन्नी स्टेट यूनिफाइड लीडरशिप के कमी के चलते अलग अलग गवर्नेंस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, वही फ़क़ीह विलायत ने शिया वर्ल्ड को एक यूनिफाइड और स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर दिया है और सारी शिया एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं और इसी को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में एक आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन को भी क्रिएट करते हैं और दुनिया के जो बड़ी मुस्लिम आबादी है वो ईरान की तरफ देख रही है। सुन्नी स्टेट्स पॉलिटिकल रिलीजियस स्टेबिलिटी के लिए वेस्टर्न अलाइज पर निर्भर
निर्भर है, जबकि ईरान ने फ़क़ीह विलायत के तहत सेल्फ रिलायंस की राह अपना ली है। फ़क़ीह विलायत का इमरजेंस इस्लामिक गवर्नेंस की हिस्ट्री में एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल ने किया है कि शिया कम्युनिटी को एक नई डायरेक्शन दे दी है, बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एक नया एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है। इस्लामिक वैल्यूज और मॉडर्न गवर्नेंस को कैसे इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया जा सकता है वो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इमामत की लिमिटेशन के बावजूद ईरान के इस मॉडल ने साबित कर दिया है कि स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन रीजनल डायनेमिक्स को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, कैसे उसमें बड़े बदलाव आ सकते हैं, और सुन्नी वर्ल्ड का जो लीडरशिप का क्राइसिस है उसको एक नया मॉडल कैसे रिप्लेस कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर रीथिंक करने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के जो राइजिंग इन्फ्लुएंस के साथ फ़क़ीह विलायत का इस्लामिक गवर्नेंस और रीजनल पॉलिटिक्स में डिसाइसिव फैक्टर ये आगे भी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मोनार्कीज हैं अरब वर्ल्ड की, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं वेस्ट पर डिपेंडेंट है। उनका जो एग्जिस्टेंस है, जो उनका डिपेंडेंसी है वो वेस्ट के ऊपर है, जबकि ईरान की डिपेंडेंसी अब सेल्फ रिलायंस पर है। ईरान ने फ़क़ीह विलायत के कॉन्सेप्ट के जरिए से इस्लामिक शरिया और मॉडर्न जो गवर्नेंस सिस्टम को जिस तरीके से इंटीग्रेट करके एक नया ब्लेंड तैयार किया है, वो ईरान को एक मजबूत कंट्री के तौर पर उभार रहा है और वो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को हासिल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सऊदी अरब को ट्रेडिशनली इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर माना जाता रहा है, लेकिन सऊदी अरब की जो गवर्नेंस है, वहां जिस तरीके की मोनार्कीज है, जिस तरीके के वो वेस्ट के चलते अपने यहाँ नए तरीके के सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक सऊदी अरब को एक टूरिस्ट हब के तौर पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके चलते उसकी जो इस्लामिक लीडरशिप की जो उसकी एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है, हैम्पर हो रही है। जबकि ईरान फ़क़ीह विलायत के कॉन्सेप्ट के चलते ज्यादा इस्लामिक वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी गेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से इजराइल को अभी उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के साथ घेर करके एक रीजनल वार में इंगेज किया हुआ है और इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट कर दी है, वो ईरान की तरफ पूरी दुनिया के लोगों की नज़र है। और साथ ही साथ टर्की को भी अगर आप देखें, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर एक साल भर के आप अकाउंट को आप देखेंगे किस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में चेंजेस आए हैं, उसमें टर्की का रोल भी कोई बहुत ज़्यादा डिसाइसिव नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि वो बीच बीच में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने लगातार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद उनसे एक इस्लामिक कैलिफेट की जा रही थी कि शायद एक ऑटोमन एम्पायर फिर से शेप लेता हुआ उनकी लीडरशिप में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वैसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आया। हालांकि ईरान ने अपनी पहचान को बहुत मजबूती दी है और उसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है वो कॉन्सेप्ट है फ़क़ीह विलायत का, क्योंकि उन्होंने शरिया वैल्यूज को साथ ही साथ मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम को इंटीग्रेट जिस तरीके से अपने इस्लामिक रेवोल्यूशन के जरिए से किया, उसके चलते ईरान के पास अब दोनों तरीके का जो ब्लेंड है वो मिल करके एक नया तरीके का इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है पूरे रीजन में, जिसके चलते ईरान एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर के साथ साथ एक रीजनल पावर भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।